Hello everyone, I am Vandana Kumari, Assistant Professor, PG Department Sociology, मगध यूनिवर्सिटी। आज मैं कुछ एडवांस सोशोलॉजिकल थ्योरीज के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ और एक अपना छोटा सा वीडियो अपलोड कर रही हूँ जो कि मैं MA थर्ड सेमेस्टर को पढ़ा रही हूँ। तो आज मैं टाइप्स एंड नेचर ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी के बारे में डील करने जा रही हूँ। जनरली सोशोलॉजिकल थ्योरी जो है वो दो प्रकार की है, माइक्रो सोशोलॉजी एंड मैक्रो सोशोलॉजी। माइक्रो सोशोलॉजी में जनरली माइक्रो इज समथिंग लाइक इंडिविजुअल ओरिएंटेड and macro deals with social structure, society and social order, a broader perspective. तो जनरली जो माइक्रो थिंकर्स हैं, जो माइक्रो सोशोलॉजिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि किस प्रकार इंडिविजुअल इज मोर इम्पोर्टेंट देन अ सोसाइटी, बिकॉज उनका ये मानना है कि जो इंडिविजुअल है उसी से ही सोसाइटी बना है और उसी से ही सोशल ऑर्डर बना है और ये पूरा एक सोशल सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल इज मोर इम्पोर्टेंट देन सोशल स्ट्रक्चर और सोशल ऑर्डर। लेकिन जो मैक्रो थिंकर्स हैं उनका कहना है कि सोसाइटी और सोशल स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल, बिकॉज सोसाइटी को हम एक बहुत ही बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में स्टडी करते हैं, उसको डील करते हैं। एंड इंडिविजुअल इज समथिंग लाइक एलिमेंट्स, जिस प्रकार हमारा एक बॉडी है, बॉडी इज समथिंग लाइक अ स्ट्रक्चर, और जो जो जितने भी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, दैट इज अ एलिमेंट विच सपोर्ट्स द होल स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार जो माइक्रो थिंकर्स है, जो माइक्रो सोशोलॉजिस्ट हैं, वो बहुत सारे पर्सपेक्टिव से, अपनी थ्योरी से बहुत सारे चीज़ों को डिस्कस करते हैं और उन्होंने बताया कि किस प्रकार माइक्रो इज मोर इम्पोर्टेंट देन मैक्रो। जब भी हम सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं, हाउ माइक्रो इज मोर इम्पोर्टेंट देन मैक्रो सोशियोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जॉर्ज हर्बर्ट मीड की। जॉर्ज हर्बर्ट मीड का कहना है, उन्होंने एक सिंबॉलिक इंटरेक्शंस के पर्सपेक्टिव से समाज में हो रहे इंटरेक्शंस को देखा है कि किस प्रकार हाउ पीपल इंटरैक्ट विथ ईच अदर थ्रू सिम्बल्स एंड हाउ थ्रू सिम्बल्स पीपल अटैच अ मीनिंगफुल how they are attached with the symbols meaningfully, a subjective interpretation. वो देखते हैं कि how individuals action in everyday life is going on, everyday in the sense their daily life interaction, how it takes place in the society. दूसरा हम गॉफमैन के नज़रिए से देखते हैं, जैसे कि गॉफमैन ने ड्रामेटर्जिकल अप्रोच के माध्यम से इंडिविजुअल को स्टडी किया, इंडिविजुअल इंटरेक्शंस को जो कि सोसाइटी में हो रहा है। उन्होंने ड्रामेटर्जिकल अप्रोच जो लिया है, उन्होंने एक बुक के माध्यम से, जो सेल्फ प्रेजेंटेशन इन एवरीडे लाइफ, एक उनकी लिखी हुई बुक है, जिसमें उन्होंने एक ड्रामेटर्जिकल अप्रोच से सोसाइटी को स्टडी किया है, सोसाइटी में हो रहे माइक्रो लेवल इंटरेक्शंस की। और उसमें उन्होंने बताया है, यह एक नाट्य विधि अप्रोच, मतलब इसको एक नाट्य विधि के रूप में हम देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि सोसाइटी इज समथिंग लाइक अ थिएटर, जिसको हम एक ड्रामा का जो स्टेज है वो कह सकते हैं, समथिंग लाइक अ थिएटर। और किस प्रकार उस पर हम एक फ्रंट स्टेज की बात करते हैं और एक बैक स्टेज की बात करते हैं, जो कि गॉफमैन ने बताया है। तो वो इसको रिलेट करते हैं सोसाइटी के साथ, उनके इंडिविजुअल के साथ, और वो डिस्कस करते हैं कि हाउ दिस बोथ स्टेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। तो उनका कहना है जो बैक स्टेज है, जनरली इन थिएटर हम क्या करते हैं, एक मूवी चल रहा होता है, कुछ बहुत सारे रोल्स हैं, बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, और एक बैक स्टेज होता है, वो बैक स्टेज होता है उनके रिहर्सल के लिए, उनके ड्रेसिंग्स के लिए। लेकिन इसी चीज़ को गॉफमैन ने रियल लाइफ में रिलेट करते हुए उन्होंने बताया है कि किस प्रकार जो एक बैक स्टेज है वो क्या दिखाता है, वो क्या दर्शाता है। According to Goffman, backstage is something like a socialization process. वो एक सोशलाइजेशन प्रोसेस है, और उस सोशलाइजेशन प्रोसेस के बाद ही हम फ्रंट स्टेज में हम अपने अपने रोल्स को प्ले करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स, साइंस, जेस्चर्स।
और यहाँ पे सबसे दूसरी ये बात है, उन्होंने कहा है कि एक होता है आपका स्टेज मैनेजमेंट। आप किस प्रकार से स्टेज को मैनेज कर रहे हैं थ्रू थ्रू बैक स्टेज एंड फ्रंट स्टेज। और इसमें उन्होंने बताया एक आपका इम्प्रेशन मैनेजमेंट होता है। इम्प्रेशन मैनेजमेंट इन द सेंस, इम्प्रेशन मैनेजमेंट अगेन आपको लेकर जाता है किस तरफ, सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। इम्प्रेशन मैनेजमेंट क्या होता है, आप अपना रोल किस प्रकार और कितने अच्छी तरीके से प्ले कर रहे हैं। और जो सोसाइटी है वो एक प्रकार का क्या है, ऑडियंस है। दे विल जज योर एक्शंस, डेली लाइफ इंटरेक्शंस, कि आप किस तरीके से अपने डेली लाइफ जो रूटीन है आप किस प्रकार से उसमें अपने अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। तो अगेन यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बैक स्टेज। बैक स्टेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपका फ्रंट स्टेज जो है वो आपका, आप जो फ्रंट स्टेज पे आप प्ले कर रहे हैं दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर बैक स्टेज, जो कि आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस है। और मैक्रो जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो मैक्रो थिंकर्स हैं, उनका ये मानना है कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोशल स्ट्रक्चर इज़ मोर देन एन इंडिविजुअल। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे पर्सपेक्टिव से हम बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जैसे फंक्शनल पर्सपेक्टिव हो गया, जिसमें हम इमाइल दरखाइम, टैलकोट पार्सन्स के द्वारा हम बात कर सकते हैं कि इनका कहना है कि किस तरीके से सोशल स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल। उनका मानना है कि जब तक सोशल स्ट्रक्चर क्या है, सोशल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक बैलेंस होना ज़रूरी है। उसमें इंडिविजुअल का रोल है बट एज अ एलिमेंट है। उसको उन्होंने एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में देखा है। जैसे टैलकोट पार्सन कहते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन एंड द सोशल सिस्टम। उसमें उन्होंने क्या बताया कि सोशल स्ट्रक्चर पे स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम और वो फंक्शनल तभी रह सकता है जब तक एक एक इंडिविजुअल का जो एक्शन है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो फंक्शनल हो, वो एक पॉजिटिव उनका एक पॉजिटिव रोल हो, उनका एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सोसाइटी के लिए। तभी कोई भी सोसाइटी जो है वो एक बैलेंस वे में रह सकती है। और इसी चीज़ को इमाइल दरखाइम क्या कहते हैं, थ्रू सोशल कोहेशन, बैलेंस, स्टेबिलिटी। उन्होंने क्या बोला है कि कलेक्टिव कंसाइंस के बारे में उन्होंने बताया है कि थ्रू कलेक्टिव कंसाइंस, थ्रू टुगेदरनेस, थ्रू यूनिटी ही हम एक फंक्शनल और बहुत एक जो स्ट्रक्चर है हम उसको एक अच्छा रूप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू दरखाइम। और उन्होंने जैसे मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के थ्रू ये सारी चीज़ों को डील किया है, लेकिन एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। उन्होंने क्या कहा, उनका जो मेथड था वो था सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट के माध्यम से उन्होंने जो भी, जैसे उन्होंने समझाया है किस प्रकार मैकेनिकल सॉलिडारिटी से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की तरफ सोसाइटी चेंज होता है। तो जो उन्होंने चेंज देखा है वो चेंज एक ब्रॉडर लेवल का चेंज था, एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में उन्होंने देखा था। दैट इज नॉट इंडिविजुअल। डेली लाइफ में इंडिविजुअल किस प्रकार से चेंज कर रहे हैं वो उनका फोकस उस पर नहीं था। उनका फोकस हाउ सोसाइटी हैज़ बिन चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। और उन्होंने बोला है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट इज लाइक अ मेथड फॉर इमाइल दरखाइम। सेकेंड हम बात कर सकते हैं इसी में मैक्रो थिंकर्स में कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के माध्यम से। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स का कहना है, जैसे कार्ल मार्क्स हो गए कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में, नियो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में हम डेरेनडॉर्फ, कोजर, कोलिन की बात कर सकते हैं। वैसे कोलिन्स जो है वो माइक्रो पर्सपेक्टिव में आता है, ना कि मैक्रो में, क्योंकि कोलिन्स का जो विचार है, जो उनका विचारधारा है वो भी माइक्रो ओरिएंटेड है, मैक्रो नहीं। तो जनरली हम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की जब बात करते हैं तो उसका सबसे मेन जो थिंकर है वो है कार्ल मार्क्स। और नियो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज में हम डेरेनडॉर्फ और कोजर की बात करते हैं। तो उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के माध्यम से सोसाइटी एक लार्ज एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखा और उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार सोसाइटी चेंज होता है। उन्होंने
एग्जाम्पल के तौर पे बताया कैसे यूरोप का जो सिचुएशन था डार्क फेज से एनलाइटनमेंट पीरियड तक का, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, ये सारा जो स्टेज जो उन्होंने एक प्रकार का एक एग्जाम्पल के तौर पे रिफ्लेक्ट किया है, दैट इज उन्होंने बोला है कि जो भी सोसाइटी चेंज हुई है, जैसे फ्रॉम डार्क स्टेज टू एनलाइटनमेंट पीरियड, उसके बीच में बहुत सारे फ्यूडलिज्म, किंगशिप सिस्टम, बहुत सारी चीजें थी। उनका ये कहना है कि जो सोसाइटी चेंज हुआ है वो हुआ है रिवोल्यूशन के कारण, कॉन्फ्लिक्ट के कारण। जब जब तक सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, जब तक समाज में रिवोल्यूशन नहीं आएगा, तब तक सोसाइटी, जब तक उस सोसाइटी का जो स्टेज है वो ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज पे नहीं आ सकता। दैट वोंट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। तो उनका कहना है कि सोसाइटी चेंज तभी होगी जब कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से देखा, और उन्होंने ये नहीं देखा कि इंडिविजुअल कैसे चेंज हो रहे हैं अपने उनका जो फोकस था, उनका इंडिविजुअल बेस्ड नहीं था, क्योंकि ये माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने एक ब्रॉडर लेवल में देखा है कि कैसे एक स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कैसे सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो उसी को समझाने के लिए उन्होंने क्लास स्ट्रगल और जैसे उन्होंने उनका जो बेस था इकोनॉमी, उस बेस के बलबूते पे, उस बेस के ऊपर उन्होंने देखा कि किस प्रकार से सोसाइटी चेंज हो रही है, किस प्रकार से हम दो क्लासेस की बात करते हैं, नॉट टू इंडिविजुअल बट टू क्लासेस। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे उन्होंने देखा कि किस प्रकार दो हैव्स एंड हैव नॉट का जो कॉन्सेप्ट है, और किस प्रकार इकोनॉमी को इन्होंने एक बड़े एक बृहद रूप में देखा है कि इस इकोनॉमी एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इसने बाकी इंस्टीट्यूशंस को, जैसे मैरिज हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, ये सारी चीजें क्या है, एक सुपर स्ट्रक्चर है, और कैसे एक इकोनॉमी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ने सुपर स्ट्रक्चर को रेगुलेट करके चल रहे हैं। और उनका जो एम्फेसिस था वो था आपका क्लास स्ट्रगल के ऊपर, रिवोल्यूशन के ऊपर। तो जनरली ये सारी चीज़ें थी जो कि हम सोशोलॉजिकल थ्योरी में पढ़ते हैं, और इसका मेन जो माइक्रो और मैक्रो का जो थ्योरी है वो हमेशा एक डिबेटेबल रहा है। जैसे जितने भी क्लासिकल थिंकर्स है, फ्रॉम अगस्ट कॉम्ट से लेकर दुर्खाइम, फिर कार्ल मार्क्स हो गए, इन लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, लेकिन कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी इमर्ज हुए, जैसे जिसमें हम इंडिविजुअल के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं, जैसे माइक्रो थिंकर्स। तो ये शुरू से एक डिबेटेबल प्रोसेस रहा है, और सोसाइटी को समझने का ये दो अलग अलग तरीका है जिसके द्वारा हम समाज को स्टडी करते हैं, और दोनों माइक्रो एंड मैक्रो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सोशोलॉजिकल थ्योरी। थैंक यू।